हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और इसमें एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं क्योंकि हमारी टोटल जो 8 यूनिट हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद हमने प्रवेश कर लिया है यूनिट 9 पे और यूनिट 10 पे। और क्योंकि हम राहुल वाधवा जी की बुक से आपकी स्टडीज़ को कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर जो इन्होंने पैटर्न दिया है उसमें जो हमारा यूनिट नंबर 9 है और यूनिट नंबर 10 है उसको कंबाइन कर दिया है। तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि अगर यूनिट 9 के हमारे टॉपिक्स हैं जैसे बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ टीडीएम, एफडीएम। टीडीएम का यहाँ पर मतलब होता है टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग और एफडीएम का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। उसके बाद है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन है, पल्स बिट मॉड्यूलेशन है। तो हम लोगों ने लास्ट इससे पहले वाली क्लास में जो है देखा था मॉड्यूलेशन के टेक्निक्स होती थी, अलग अलग टाइप के बारे में डिस्कस भी किया था। और उसी के सापेक्ष में आपकी जो यूनिट नंबर 10 है उसका नाम है पल्स कोड मॉड्यूलेशन है और इसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम है, जिसमें आज हम यही देखने वाले हैं कि सैम्पलिंग थ्योरम क्या होती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और उसके बाद है क्वांटाइजेशन है, कोडिंग एंड शैनन्स थ्योरम भी है और टाइप्स ऑफ पीसीएम सिस्टम है एंड इट्स एप्लीकेशन है। और उसके बाद आपका डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है जिसमें एएसके, एफएसके, पीएसके के बारे में भी हमें देखना है थोड़ा सा। तो चलिए आज की विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारा सैम्पलिंग थ्योरम क्या कहती है, तो देखिए यहाँ पर सैम्पलिंग का मतलब पहले समझते हैं कि सैम्पलिंग होती क्या है। पल्स मॉड्यूलेशन में सिग्नल को लगातार ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है, पल्स के रूप में ट्रांसमिट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक बात ये भी है कि जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि अगर हमें एक वेव को ट्रांसमिट करना है तो वेव जो है हमारी, अगर हमारा सिग्नल जो है नॉर्मल इस फॉर्म में जा रहा है, जैसे हम नॉर्मल अगर वॉइस सिग्नल की बात करते हैं तो वॉइस सिग्नल की एक रेंज होती है। अगर आप नॉर्मल मुंह से बोल रहे हैं तो आपको, अगर जैसे सिंपल है, अगर आप किसी भी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर जो है हमारा काफ़ी हैवी म्यूज़िक लगा होता है, तो अगर वही म्यूज़िक जो है नॉर्मली कोई एक वॉइस से, सिंपल वॉइस से गाना गाए तो वो हमें ज़्यादातर सुनना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम कहीं पर एम्पलीफायर लगा दें लाइक डीजे वगैरह में जैसा लगा होता है, तो डीजे में हमारा जो नॉर्मल एक कह सकते हैं कि जो हमारा एक सराउंडिंग होती है पूरी वॉइस की एनहेंसिंग बढ़ जाती है, जिसके कारण से हमें बहुत ज़्यादा शोर शराबा सुनाई पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो हमारा वेव है वो वेव हमारी कैसी हो गई है, पल्स के फॉर्म में हो गई है और पल्स के फॉर्म में वो आसानी से ट्रैवल कर पा रही है। इस कारण से ही तो पल्स के रूप में आसानी से ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि पल्सों के मध्य एक निश्चित समय टाइम इंटरवल होता है। तो यहाँ पर एक इंटरवल की भी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक ग्राफ इसको हम शो करें यहाँ पर, तो इतना टाइम टी हो गया, जब ये टी टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो एक नेक्स्ट स्लॉट जब इसका जाएगा तो वहाँ पर T1 डैश या फिर T1 खाली भी दे सकते हैं, तो वहाँ पर फिर हमारी नेक्स्ट पल्स जो है वो सेंड करी जाएगी। उसके बाद है कि पल्स मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मान तभी लिया जाता है जब पल्स उपस्थित होती है। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी नॉर्मल सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देना। अब अगर हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को किसी पल्स में लेना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जब पल्स उपस्थित होगी तभी हम उसका जो है मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी भी उसकी ज्ञात कर पाएंगे। और इसी को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निश्चित समय के अंतरालों में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के नमूनों को सैम्पलिंग इंटरवल किया जाता है। तो जैसे हमने मान लिया कि एक इंटरवल है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक पल्स आपकी शो हो रही है, यहाँ पर एक साइन वेव के द्वारा दर्शाया गया है, एक जो कॉन्टिन्यूएशन फॉर्म में है, और दूसरी क्या है, एक रेगुलर पैटर्न में है कि जब हमारा एक कर्व बना, हमने कहा कि हमारा एक कर्व ये गया, एक कर्व ये गया, तो जो ये वाला एरिया है और जो ये वाला एरिया है, इसको निश्चित टाइम के लिए जो है वो डिनोट किया जाएगा। इसको हम ए मान लें, अगर इसको बी मान लें, तो यहाँ पर जो हमारा जब डिनोट किया जाएगा तो ए एनवेलप के लिए अलग किया जाएगा और बी एनवेलप के लिए अलग किया जाएगा डिनोशन। तो यही हमारा सैम्पलिंग ज्ञात करती है कि इस माध्यम से आप इसकी निश्चित वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि यदि दो तरंगों में से एक एंड गेट की इनपुट को दिया जाए और दूसरा आउटपुट को दिया जाए तो इसके अनुसार सैम्पल्ड सिग्नल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो वही है कि पल्स का काम यही है कि मल्टीपल डायमेंशन में आप उसका जो है यूज़ कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर भी दी गई है कि किसी भी बैंडविड्थ सिग्नल का उच्चतम आवृत्ति घटक W हर्ट्ज है, क्योंकि उसके सैंपल की सहायता से तभी पूर्णता प्राप्त किया जा सकता है जब उसकी सैम्पलिंग दर 1/TS हो का मान कम से कम 2 वॉट हो।
तो यहाँ पर जो इसके लिए एक मानक कह सकते हैं वेवलेंथ निर्धारित करी गई है, वो कैसी करी गई है, वो डबल निर्धारित करी गई है। किससे? वो हमारी डबल निर्धारित करी गई है, जो हमारा 1/TS होगा, जो उसका टाइम होगा, उसकी वेवलेंथ जो है उसकी दुगनी होनी चाहिए। तो इसको यहीं पर इन्होंने जो है इंग्लिश में भी बात कर दी है। तो अ बैंड इज़ लिमिटेड सिग्नल, तो जो हमारे इंग्लिश वाले छात्र हैं उनके लिए है अ बैंड लिमिटेड सिग्नल ऑफ द फाइनाइट एनर्जी विच हैज़ नो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हायर देन W हर्ट्ज एंड इट इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड विद अ सैंपल ऑफ 2W सैंपल टाइम पर सेकेंड। तो वही यहाँ पर बात कही गई कि 2W सैंपल टाइम पर सेकेंड पे अगर हमें ज्ञात करेंगे तो उतनी हमारी जो पल्स की वैल्यू है वो हमारी इस पर एक प्रोपोर्शनली डिपेंडेंट होगी। आगे देख लेते हैं कि इफ द सैम्पलिंग रेट ऑफ एनी पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम एक्सीड द ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी सिग्नल द ओरिजिनल फॉर्म भी कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सैंपल ऑफ रिसीवर मिनिमम डिस्टॉर्शन। तो हमने कहा कि हमारा नॉर्मल ये सिग्नल जा रहा है, तो अब एक पीक ये मान ली, एक पीक ये मान ली, तो ये 1/TS जब होगी, जब ये 2W के इक्वल होगी। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इसका जो ये वाला हाफ हमने ले लिया और ये 2W के डज नॉट इक्वल है, तो फिर यहाँ पर जो हमारा सिग्नल है वो कैसा काउंट किया जाएगा? वो सिग्नल हमारा डिस्टॉर्ट सिग्नल के आधार पर काउंट किया जाएगा। तो इसमें आगे फिर यही बताया गया है कि सभी पल्स मॉड्यूलेशन पद्धति चाहे वह एनालॉग हो यानी कि या फिर डिजिटल हो, जैसे हम लोगों ने पहले वाले कक्षा में पढ़ा था पैम के बारे में, पीपीएम के बारे में, पीडब्ल्यूएम और पीसीएम के बारे में, सैम्पलिंग की प्रक्रिया को गुजरना आवश्यक होता है। अतः यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए सैम्पलिंग रेट जो है निक्विस्ट से अधिक सैंपल की मूल सूची पर ही कर पाना संभव होता है। तो यहाँ पर जो हम सैम्पलिंग रेट करेंगे वहाँ पर लिमिट का विशेषता यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। और इसमें एक बात ये भी होती है कि जब हमारा सैंपल जो है वो मूल बैंड से रिकवर किया जाता है तो उसको निक्विस्ट रेट से गुजरना भी बहुत ही अनिवार्य होता है, और उसके बिना ये प्रोसेस जो है वो अधूरी मानी जाती है। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक खूब पढ़िए और बने रहिएगा एजुकेशनल वर्ल्ड के साथ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।